Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 31st May 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of April 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures. And we request you all to join our WhatsApp group through the link given in the description section for more updated study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. And the first article is taken from international segment. It is regarding the US withdrawal from WHO, and the US also curtailed the special status given to Hong Kong. So we will be discussing these two decisions made by US yesterday. And this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. So सबसे पहले the news article समझते हैं. It says that the US President Donald Trump made two major announcements yesterday. First, to eliminate the special status or special treatment for Hong Kong, and second, to completely withdraw from WHO, World Health Organization. So let us first of all discuss the first decision made by the US President, that is to eliminate the special treatment for Hong Kong. Let us briefly understand about the Hong Kong status. So Hong Kong का status हम already कई दफ़ा discuss कर चुके हैं, but let us briefly see it once again. Hong Kong is a small province on the coastal region of China. आप देख सकते हैं ये चाइना है और चाइना का ये coastal region है, ईस्ट चाइना सी का कोस्ट वाला रीजन है. यहाँ पे एक छोटा सा टेरिटरी है हांगकांग, और ये हांगकांग ब्रिटिश टेरिटरी था, ब्रिटिश कॉलोनी था टिल 1997. लेकिन 1997 में हांगकांग वाज मेड इंडिपेंडेंट एंड देन इट वाज ट्रांसफर्ड टू चाइना. लेकिन ये चाइना को पूरी तरह से ट्रांसफ़र नहीं किया गया. हांगकांग वाज ट्रांसफर्ड टू चाइना एज अ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन. मतलब मोर और लेस इट विल रिमेन अ टेरिटरी ऑफ चाइना, बट फिर भी हांगकांग के जो लोग होंगे उनके पास अपना पावर होगा, अपना इंटरनल पॉलिटिकल मैकेनिज्म या अपना इंटरनल पॉलिटिकल सिस्टम को मैनेज करने का. सरल शब्दों में हांगकांग एक तरह का ऑटोनोमस रीजन बना दिया गया, जिसके जो भी इंटरनल डिसीजंस हैं, उनके सिविल मूवमेंट्स या जो भी बेसिक उनके इंटरनल मैटर से रिलेटेड जो भी आइडियाज़ हैं, दैट विल बी फॉर्मुलेटेड बाय द पीपल ऑफ हांगकांग देमसेल्व्स. जो फॉरेन रिलेशन से रिलेटेड मैटर है या डिफेंस से रिलेटेड मैटर है ऑफ हांगकांग का, दैट विल बी टेकन केयर बाय चाइना. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ चाइना, दैट इज़ हांगकांग. तो हांगकांग के अंदर फिर जब इसको एक तरह की ऑटोनॉमी दे दी गई आफ्टर 1997 व्हेन इट वाज ट्रांसफर्ड बाय ब्रिटिशर्स टू चाइना, तो हांगकांग के लोगों ने मिलकर के अपने यहाँ पे डेमोक्रेसी सेटअप किया और उन्होंने एक तरह का डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो किया. जबकि आप जानते हैं कि चाइना के अंदर डेमोक्रेसी फॉलो नहीं होती है. दे हैव अ कम्युनिस्ट रिजाइम, दे हैव अ सिंगल पार्टी सिस्टम. तो वहाँ पे एक तरह का ऑटोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो किया जाता है, जबकि हांगकांग ने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया. तो इसके बाद से धीरे धीरे हांगकांग बिकेम फाइनेंशियल हब ऑफ द वर्ल्ड, और धीरे धीरे दुनिया की कई सारी बड़ी कंपनियां, खासकर फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियां, फिनटेक कंपनियां, दे स्टार्टेड टू इन्वेस्ट इन हांगकांग. और आज के टाइम में हांगकांग इज कंसिडर्ड टू बी फाइनेंशियल हब ऑफ द वर्ल्ड. अब जरा देखते हैं द डिसीजन टेकन बाय द यूएस प्रेसिडेंट, दैट इज टू एलिमिनेट द स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ हांगकांग. तो इसके पहले समझते हैं दैट व्हाट डज दिस स्पेशल स्टेटस मीन्स. जो यूएस ने स्पेशल स्टेटस दे रखा था हांगकांग को, उससे हांगकांग को क्या क्या फ़ायदे थे. सबसे पहले आपको इस बात समझना होगा कि फॉर द ट्रेड पर्पस द यूएस ट्रीटेड हांगकांग एज ए सेपरेट कंट्री और ए सेपरेट प्रोविंस फ्रॉम चाइना. ओवरऑल हमने डिस्कस किया, हमने देखा कि हांगकांग इज़ अ टेरिटरी ऑफ चाइना इटसेल्फ, लेकिन फॉर द ट्रेड पर्पस यूएस ट्रीटेड दीज टू टेरिटरीज, द टेरिटरी ऑफ चाइना एंड हांगकांग एज टू डिफरेंट कंट्रीज़. हांगकांग के लिए जो भी उनके ट्रेड लॉज थे, जैसे कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटी है, वो काफ़ी कम रखते थे एज़ कम्पेयर टू देयर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी फॉर रेस्ट ऑफ चाइना. हांगकांग के जो भी बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो भी बिजनेसमैन हैं, उनको वीज़ा फ्री अराइवल अलाउ किया गया यूएस के अंदर.
जबकि रेस्ट ऑफ चाइना के अंदर के जो भी बिजनेसमैन हैं दे नीडेड अ प्रॉपर वीज़ा बिफोर अराइविंग इनटू यूएसए। उसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट कमिंग फ्रॉम यूएसए वाज आल्सो लिबरलाइज्ड फॉर हांगकांग। तो अगर कोई मान लो कि अमेरिकन इन्वेस्टर है तो उसको अगर हांगकांग में इन्वेस्ट करना है तो वो काफ़ी ईजी तरीके से, लिबरलाइज तरीके से हो सकता था, जबकि वो रेस्ट ऑफ चाइना के लिए वही इन्वेस्टर को अगर मान लो बीजिंग में या संघाई में इन्वेस्ट करना होता तो वो इतनी आसानी से इन्वेस्ट नहीं कर सकता था। तो इस कारण से सरल शब्दों में ये जो चाइना है और जो टेरिटरी है हांगकांग का, वैसे तो ये पार्ट ऑफ चाइना ही है, लेकिन बिजनेस पर्पस के लिए, ट्रेड पर्पस के लिए अमेरिका इन दोनों को डिफरेंटली ट्रीट करता रहा है। हांगकांग को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है और उसके हिसाब से द ट्रेड वाज वेरी मच लिबरलाइज्ड विद हांगकांग। और इस कारण से कई सारी अमेरिकन कंपनियां, हजारों की संख्या में अमेरिकन कंपनियों ने इन्वेस्ट कर रखा है हांगकांग के अंदर। मोर और लेस सबने अपना रीजनल हेडक्वार्टर खोल रखा है हांगकांग के अंदर बिकॉज ऑफ द स्पेशल स्टेटस एंजॉयड बाय हांगकांग। अब जब देखते हैं कि वाई द यूएस हैज डिसाइडेड टू रिवोक द स्पेशल स्टेटस ऑफ हांगकांग, पहले इस बात को समझते हैं। देखो, हाल फिलहाल में हांगकांग के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है। हांगकांग के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि चाइना ने कई सारे कानून बनाए हैं हाल फिलहाल में जो हांगकांग की ऑटोनॉमी को हैम्पर करता है। देखो, वैसे तो मैंने इनका पॉलिटिकल सेटअप आपको समझा दिया है। हांगकांग इज अ पार्ट ऑफ चाइना ओनली, बट नेवरदलेस हांगकांग इज एन ऑटोनोमस यूनिट विद इन चाइना। सो वो जो सिस्टम फॉलो करते हैं दैट इज नोन एज वन कंट्री टू सिस्टम, इस प्रिंसिपल को वो फॉलो करते हैं। इस वन कंट्री टू सिस्टम प्रिंसिपल को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, वेयर चाइना सेज दैट हांगकांग एंड चाइना इज वन कंट्री इटसेल्फ बट दे फॉलो टू डिफरेंट political system. China follows communism while Hong Kong follows democracy. वन कंट्री टू सिस्टम। लेकिन हाल फिलहाल में चाइना ने कई सारे इस तरह के फैसले लिए हैं जिससे हांगकांग की जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसको निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, जो हांगकांग की ऑटोनॉमी है उस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। फॉर एग्जांपल, हांगकांग एक्स्ट्राडिशन बिल लाया गया था इन अक्टूबर 2019। इस हांगकांग एक्स्ट्राडिशन बिल को डिटेल में मैंने डिस्कस किया है इन माय न्यूज़पेपर एनालिसिस दैट वाज डन ऑन 24 अक्टूबर 2019। तो आप इसको जाकर के देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे हांगकांग एक्स्ट्राडिशन बिल से हांगकांग की ऑटोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता। उसके अलावा जो हाल फिलहाल में एक और लॉ लेकर के आ रहा है चाइना, दैट इज़ नेशनल सिक्योरिटी लॉ। और नेशनल सिक्योरिटी लॉ को भी मैं कवर कर चुका हूँ इन माय न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑन 25 मई 2020। तो इन दोनों लॉ के कारण हांगकांग की ऑटोनॉमी बहुत हद तक इरोड हो रही थी, इम्पैक्टेड हो रही थी। और इस कारण से यूएस ने थ्रेटन किया पहले चाइना को दैट प्लीज डू नॉट टेक अवे द स्पेशल स्टेटस ऑफ हांगकांग, द ऑटोनॉमी ऑफ हांगकांग, क्योंकि हांगकांग के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो इन सारे लॉज के कारण इम्पैक्ट हुई। तो यूएस ने पहले रिक्वेस्ट किया, फिर थ्रेटन किया चाइना को, बट चाइना स्टिल कंटिन्यूड विथ इट्स डिसीजन टू ब्रिंग दीज टू लॉज। तो अब इस कारण से यूएस ने हांगकांग की स्पेशल स्टेटस को छीन लिया है। अब ये अपने आप में एक मज़ेदार बात आपको लगेगी कि हांगकांग को चाइना दबा रहा था और उसके कारण यूएस ने हांगकांग का स्पेशल स्टेटस छीन लिया। तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो देखो, अमेरिका इसको इस तरह से जस्टिफाई कर रहा है कि हांगकांग को स्पेशल स्टेटस देने के कारण हांगकांग के अंदर बहुत ज़्यादा बिजनेस फ्लरिश हुआ है, बहुत ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है और इस कारण से जो रेवेन्यू जनरेट होती है, जो पैसा जनरेट होता है, उसका फ़ायदा अल्टीमेटली तो चाइनीज़ गवर्नमेंट को ही मिलता है क्योंकि हांगकांग इज़ पार्ट ऑफ चाइना ओनली। तो एक बार अगर हांगकांग के स्पेशल स्टेटस छीन ली जाए तो ओवरऑल चाइना को इकोनॉमिकली निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और इस तरीके से हांगकांग के स्पेशल स्टेटस को छीन करके द यूएस इज ट्राइंग टू पनिश चाइना इकोनॉमिकली। तो ये यूएस का अप्रोच है इन रिवोकिंग द स्पेशल स्टेटस ऑफ हांगकांग। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये अपने आप में एक बिजार स्टेप है, सो इसका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। दिस न्यू डिसीजन टेकन बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज़ बीइंग क्रिटिसाइज्ड नाउ इवन इन यूएसए इटसेल्फ। तो जरा एक बार इसका क्रिटिसिज्म देखते हैं। द डिसीजन टू विड्रॉ स्पेशल स्टेटस फ्रॉम हांगकांग इज़ बीइंग क्रिटिसाइज्ड ऑन दीज टू ग्राउंड्स। फर्स्ट, तो यूएस के जो इन्वेस्टर्स हैं वो खुद क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि अभी तक जो स्पेशल स्टेटस मिल रखा था हांगकांग को, उस कारण से यूएस के कई सारे इन्वेस्टर्स ने हांगकांग के अंदर इन्वेस्ट कर रखा था। अब ये एकाएक से स्पेशल स्टेटस रिवोक कर देने से वो सारे इन्वेस्टर्स को काफ़ी सारा लॉस उठाना पड़ेगा। सो दीज इन्वेस्टर्स आर क्रिटिसाइजिंग दिस करंट स्टेप ऑफ गवर्नमेंट कि अगर आपको रिवोक करना भी है स्पेशल स्टेटस हांगकांग का तो आप थोड़ा
टाइम दें, ट्रांजिशन पीरियड दें 2 साल 3 साल का, उसके बाद ये स्पेशल स्टेटस को रिवोक करें, अदरवाइज द यूएस इन्वेस्टर्स विल हैव टू फेस लॉस। उसके अलावा जो हांगकांग के लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, चाइना को कम पड़ेगा। ये अपने आप में एक मज़ेदार बात है कि आप चाइना को पनिश करने के लिए आपने हांगकांग की स्पेशल स्टेटस छीन ली। और चाइना को आप क्यों पनिश करना चाहते हैं? क्योंकि चाइना हांगकांग की डेमोक्रेसी को सप्रेस कर रहा है। तो इस तरीके से तो हांगकांग को दोनों तरफ से ही निगेटिव इम्पैक्ट उठाना पड़ा। एक तरफ तो चाइना उनकी डेमोक्रेसी को सप्रेस कर रहा है, और चाइना को आपने रेस्ट्रिक्ट करने के लिए यूएस ने हांगकांग के ही स्पेशल स्टेटस को छीन लिया। हांगकांग के अंदर वैसे भी कई टाइम से, पिछले 6-8 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस प्रोटेस्ट का नाम है ब्लॉसम एवरीवेयर। दिस ब्लॉसम एवरीवेयर प्रोटेस्ट इज अगेंस्ट चाइनीज एक्सेसिव इंटरफेरेंस इन पॉलिटिकल मैटर्स ऑफ हांगकांग, और उसको दबाने के लिए चाइना इस तरह के लॉ लेकर के आ रहा है, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी लॉ वगैरह। और अब ये जो ब्लॉसम एवरीवेयर मूवमेंट है, जो हांगकांग के अंदर डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, वो निगेटिवली इम्पैक्ट होगा बिकॉज ऑफ दिस रिसेंट स्टेप ऑफ यूएस। क्योंकि अगर यूएस स्पेशल स्टेटस हांगकांग से छीन लेगा तो हांगकांग की जो इकोनॉमिक कैपेबिलिटी है वो सप्रेस हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी, और उसके बाद हांगकांग के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा बट इट विल हैव टू रिमेन डिपेंडेंट ऑन चाइना। और वैसे हालात में जो हांगकांग चाइना को प्रेशराइज कर रहा है फॉर इट्स इंडिपेंडेंस अंडर इट्स ब्लॉसम एवरीवेयर मूवमेंट, वो अपने आप में सप्रेस हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो डिसीजन है डोनाल्ड ट्रंप का, वो बहुत हद तक जस्टिफाइबल नहीं लग रहा। और इसका क्या आउटकम होगा? इससे चाइना कम पनिश होगा और हांगकांग ज़्यादा पनिश होगा। तो हांगकांग की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आपने हांगकांग को ही पनिश कर दिया। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ बिजार स्टेप। आगे इसका क्या आउटकम होता है ये दैट इज़ येट टू बी सीन। उसको हम और फिर आगे किसी आर्टिकल में कवर करेंगे। और जो दूसरा डिसीजन लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, वो है टू कम्प्लीटली विड्रॉ फ्रॉम WHO। तो देखो, हाल फिलहाल में कई सारे आर्टिकल हमने कवर किए जहाँ पे हमने देखा है कि USA हैज़ बीन सीवियरली क्रिटिसाइजिंग रोल ऑफ WHO इन इट्स फेलियर इन कर्बिंग COVID-19। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि चाइना की लापरवाही एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑन COVID-19 लेड टू स्प्रेड ऑफ वायरस ऑन सच ए लार्ज स्केल। अगर चाइना ने पहले ही पूरी दुनिया को कॉशस कर दिया होता, सचेत कर दिया होता, सही डेटा, सही पिक्चर शेयर किया होता, तो पूरी दुनिया पहले से ही सतर्क रहती और ये COVID-19 क्राइसिस इतना ज़्यादा ग्रेव नहीं हो पाता। लेकिन चाइना ने पूरी दुनिया से फैक्ट्स को छुपाए हैं। इट फॉलोड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, और उसमें WHO ने उसका पूरा साथ निभाया है। सो WHO डिड नॉट प्लेड इट्स रोल इन रिस्पॉन्सिबल मैनर, एंड दैट इज़ वाई फर्स्ट US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कट द फंडिंग ऑफ WHO, and now the US has decided to pull out of WHO completely. So US will no longer be part of or member of WHO. This step of US is also being criticized. ये जितने भी स्टेप अभी तक हाल फिलहाल में ये 2 स्टेप्स हैं, ये काफ़ी एम्बिगुअस हैं। इसका कोई फ्रूटफुल आउटकम नहीं दिख रहा है। खासकर जो US का जो सबसे क्लोज डिप्लोमेटिक पार्टनर है, चाहे वो इकोनॉमिक सेंस में हो या फिर इंटरनेशनल रिलेशनशिप में पॉलिटिकल सेंस में हो, वो है यूरोपियन यूनियन। और यूरोपियन यूनियन ने भी US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इस डिसीजन को कंडेम किया है। यूरोपियन यूनियन हैज सेड दैट इट विल रिमेन पार्ट ऑफ WHO एंड इट हैज़ कंडेम्ड US एक्शन। उसने कहा है कि हाल फिलहाल में जब COVID-19 इतना सीरियस क्राइसिस बन के इमर्ज हुआ है, वैसे टाइम में इस तरह के ड्रास्टिक स्टेप्स लेना टू पुल आउट ऑफ WHO इज़ अनजस्टिफाइबल। और उसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि हमें WHO को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, ऑटोनोमस बनाना है। रादर देन पुलिंग आउट ऑफ WHO वी शुड मेक इट मोर स्ट्रॉन्ग। तब जाकर के WHO फ्यूचर में इस तरह के पैंडेमिक को और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल कर पाएगा। पुलिंग आउट ऑफ WHO इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम एनवायरमेंट सेगमेंट. It is regarding eco-sensitive zones. Amid protest, Assam government says mining not approved in eco-sensitive zones. This topic is important from our syllabus paper for environment point of view. सो देखो, सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं। आप सबसे मैंने देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अराउंड जो एक माइनिंग प्रोजेक्ट लेकर के आ रही है कोल इंडिया लिमिटेड इन सलेकी प्रपोज रिजर्व फॉरेस्ट, ये पूरा का पूरा इशू काफ़ी डिटेल तरीके से मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ इन माय न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 22 मई।
तो इस इशू को मैं पूरी डिटेल में अब डिस्कस नहीं करने जा रहा। आई टोल्ड यू कि कैसे दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अराउंड दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व है, उससे लगभग 15 किलोमीटर दूरी पे सले की प्रपोज्ड रिजर्व फॉरेस्ट है जहाँ पे माइनिंग प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है। तो ये जो अप्रूवल आया है इस माइनिंग प्रोजेक्ट का, दैट इज जस्ट स्टेज 1 अप्रूवल एंड दैट अप्रूवल हैज़ कम फ्रॉम नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। लेकिन जैसे ही ये अप्रूवल आया, आसाम के अंदर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। नॉट जस्ट इन आसाम, नाउ दिस प्रोटेस्ट हैज स्प्रेड अक्रॉस इंडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पे लोग जम करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट दिस डिसीजन ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो अब इस पे असम गवर्नमेंट ने अपने आप को डिफेंड करते हुए कहा है कि दिस अप्रूवल इज जस्ट स्टेज 1 अप्रूवल एंड स्टेज 2 अप्रूवल इज येट टू हैपन। तो ऐसा नहीं है कि अप्रूवल देते के साथ अब माइनिंग शुरू हो जाएगा। इट इज जस्ट 1 स्टेज ऑफ अप्रूवल। स्टेज 2 अप्रूवल में 28 कंडीशंस को स्टडी किया जाएगा और वो कंडीशंस को स्टडी करने के बाद ही स्टेज 2 अप्रूवल दिया जा सकता है एंड दैट अप्रूवल विल कम फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो आप इस बात को समझो कि अभी बहुत सारे अभी भी अप्रूवल्स बाकी हैं और वो सारे कंडीशंस फुलफिल होंगे, जिससे हमें एक बात पता चल जाए कि एनवायरनमेंट के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, तभी जाकर के ये माइनिंग प्रोजेक्ट लिया जाएगा। पहला डिफेंस तो ये दिया है असम गवर्नमेंट ने। उसके अलावा जो दूसरा डिफेंस रखा है असम गवर्नमेंट ने इन फ्रंट ऑफ प्रोटेस्टर्स, वो है दैट द प्रपोज्ड माइनिंग प्रोजेक्ट इज नॉट इन इको सेंसिटिव जोन। तो ये जो पूरा का पूरा माइनिंग का प्रोजेक्ट है इको सेंसिटिव जोन में नहीं है, इसलिए इसको इतना ज़्यादा कंडेम करना, इस पर इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट करना वो ठीक नहीं है। तो एक बार जरा सा इको सेंसिटिव जोन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। Eco-sensitive zones are ecologically fragile areas around national park and wildlife sanctuaries। तो मान लो कोई भी नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो बस उस एरिया को प्रोटेक्ट करना जरूरी नहीं है, उसके आसपास का रीजन भी, जहाँ पे जिसको हम ट्रांजिशनल रीजन कहते हैं। देखो जो तो फॉरेस्ट है वो तो है ही है, जिसको हम नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिग्निफिकेंस, लेकिन बस उसको प्रोटेक्ट करने से काम नहीं चलेगा। उसके आसपास के कुछ एक रीजन को भी हम प्रोटेक्ट करके रखेंगे एज ए बफर जोन, तब जाकर के ये फॉरेस्ट प्रोटेक्ट होकर के रहेगा। और इस कारण से कॉन्सेप्ट लाया गया है इको सेंसिटिव जोन का। एंड इको सेंसिटिव जोन्स आर डिक्लेयर्ड अराउंड नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो मिनिमम 100 मीटर या मैक्सिमम 10 किलोमीटर तक का एरिया को अराउंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क कैन बी डिक्लेयर्ड एज एन इको सेंसिटिव जोन एंड दीज इको सेंसिटिव जोन्स आर नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। तो इस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि इको सेंसिटिव जोन्स को डिक्लेयर करके और हमारे नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को प्रोटेक्ट करके रखें। The basic aim, as I said, is to regulate certain activities around a national park and wildlife sanctuary so as to minimize the negative impact of such activities on the fragile ecosystem of national park or wildlife sanctuary. So अगर इस डेफिनेशन को देखा जाए दैट मैक्सिमम 10 किलोमीटर तक एरिया को इको सेंसिटिव जोन बोला जा सकता है, मिनिमम 100 मीटर तक को, डिपेंड्स कि किस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोटिफाई करता है। तो अगर मैक्सिमम डिस्टेंस को भी ले लिया जाए, 10 किलोमीटर तक को भी ले लिया जाए, तो भी सलेकी फॉरेस्ट इको सेंसिटिव जोन में नहीं पड़ेगा, ऐसा कहना है असम गवर्नमेंट का। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि देखो वहां का सेटअप किस तरह का है। दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अराउंड है दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व और उससे लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है सलेकी, दैट इज़ अ प्रपोज्ड रिजर्व फॉरेस्ट जहाँ पे माइनिंग प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। तो इस हिसाब से ये इको सेंसिटिव जोन में नहीं पड़ सकता, ऐसा असम गवर्नमेंट का डिफेंस है अगेंस्ट द रिसेंट प्रोटेस्ट। एक बार जरा सा देख लेते हैं कौन कौन से एक्टिविटीज़ अलाउड हैं इको सेंसिटिव जोन में और कौन कौन से नहीं हैं। सो देयर आर सम एक्टिविटीज़ दैट आर प्रोहिबिटेड, मतलब आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते इन इको सेंसिटिव जोन, like commercial mining, industries causing pollution like air, water, soil pollution, or hydroelectric projects, or commercial use of woods, discharge of effluents, or any solid waste production of hazardous substance. These activities are completely prohibited. उसके अलावा there are some activities that are allowed but with certain restrictions like felling of trees, यानी कि trees को काटना, ये कुछ activities you allow हैं। Establishment of hotels and resorts, commercial use of natural water, erection of electric cables,
ड्रास्टिक चेंज ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम, दीज एक्टिविटीज़ आर रेगुलेटेड, मतलब ये ना ही पूरी तरह से बैन है ना ही ये पूरी तरह से अलाउड है। वहाँ के जो लोकल फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ हैं उनके परमिशन से वहाँ के लोकल ट्राइबल लोग इन एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। उसके अलावा देयर आर सम परमिटेड एक्टिविटीज़ लाइक ऑन गोइंग एग्रीकल्चरल हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, अडेप्टेशन ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी, ये सब एक्टिविटीज़ परमिटेड हैं। इसके लिए कोई भी अलग से स्पेशल परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है फ्रॉम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। The next article is taken from economy segment. It is regarding Food Safety and Standard Authority of India, and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. सबसे पहले देखो न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं। The news article says that FSSAI, Food Safety and Standard Authority of India, today has launched a new online platform for granting license and registration to do food business operators. तो सरल शब्दों में इसका मतलब ये है कि जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है ताकि जिन लोगों को भी फूड रिलेटेड बिजनेस के लिए लाइसेंस चाहिए वो ऑनलाइन वो लाइसेंस को अब ले सकते हैं। अब ये न्यूज़ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपका इसका कहीं इस्तेमाल करना है आप इसको एक एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हैं। अगर कोई सवाल आ जाए ई गवर्नेंस पे, द यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स ICT प्लेटफॉर्म्स बाय द गवर्नमेंट, तो वहाँ पे आप इसको एक एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हैं। दैट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ नाउ लॉन्च्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, दैट इज़ एन एग्जाम्पल। लेकिन हम एक बार जरा सा ब्रीफली देख लेते हैं अबाउट दिस एजेंसी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी का मैं मतलब आपको ऑलरेडी कई दफ़ा बता चुका हूँ। दैट बॉडी दैट इज क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू अ लॉ, एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी बिकॉज इट हैज़ बीन क्रिएटेड अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ 2006। इसका जो इट्स मेन फंक्शन इज अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एंड इट्स मेन फंक्शन इज टू ले डाउन साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स फॉर फूड आर्टिकल। सरल शब्दों में कौन सी फूड आर्टिकल का क्या स्टैंडर्ड उसको फॉलो करना है वो स्टैंडर्ड गाइडलाइन ले डाउन करता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप कोई भी खाने पीने वाली चीज़ें खरीदेंगे तो उसके पैकेट पे आपको इस तरह का एक साइन जरूर मिलेगा, अप्रूव्ड बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस तरह का साइन आपको मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो भी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने और गाइडलाइंस दिए हैं, स्टैंडर्ड सेट किए हैं फॉर दैट काइंड ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वो ये प्रोडक्ट फुलफिल कर रहा है। इट रेगुलेट्स मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, इंपोर्ट एंड सेल ऑफ फूड मटेरियल। तो कौन कौन सा फूड मटेरियल बिकेगा, कैसे बिकेगा, वो सब कुछ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। इट ऑल्सो फैसिलिटेट सेफ्टी ऑफ फूड, तो टाइम टाइम पे ये टेस्टिंग भी करता है, इन्वेस्टिगेशन भी करता है कि जो फूड मार्केट में बेचा जा रहा है वो सेफ़ है कि नहीं है। कई दफ़ा आप सुनते होंगे मिलावटी चीज़ों की फूड सेफ्टीज़ में, फूड प्रोडक्ट्स में एडल्टरेशन की न्यूज़ आते हैं, तो वो एडल्टरेशन को रेगुलेट करना, मिलावट को रोकना, वो सारी जिम्मेदारी है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। And as I said, Food Safety and Standard Authority of India lays down standard for almost all type of food products। हर चीज़ का जो भी फूड प्रोडक्ट है जैसे डेयरी या फैट्स, ऑयल्स, फैट इमल्सन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीरियल प्रोडक्ट, मीट, फिश, वो लगभग हर चीज़ जो फूड से रिलेटेड है उन सब का स्टैंडर्ड ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ले डाउन करती है। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं इस एजेंसी के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग functions are performed by Food Safety and Standard Authority of India? First, helping people to bring behavioral change to adopt the habit of eating safe and eating right and regulating the food markets in India। तो दूसरा स्टेटमेंट तो देखो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन ये काम करती है, फूड मार्केट को रेगुलेट करती है, लेकिन ये पहला स्टेटमेंट भी सही है। अपार्ट फ्रॉम रेगुलेटिंग द मार्केट, FSSAI हमारे अंदर बिहेवियर चेंज करने में भी कोशिश करती है कि हमारा जो बिहेवियर है दैट शुड शिफ्ट टुवर्ड्स हेल्दी फूडिंग हैबिट्स। तो that statement, the first statement, that FSSAI also works in the direction of making habit of the people healthy regarding food, वो statement भी सही है, and that is why the correct answer will be option C, both। ये जो पहला statement है that FSSAI also works towards bringing behavioral change in the fooding habit of people, इससे related हाल फिलहाल में FSSAI ने एक डिसीजन भी लिया है। आप उसकी मदद से इसको और बेहतर समझ पाएंगे। देखो हाल फिलहाल में FSSAI ने
एक रेगुलेशन जारी किया है 2019 में, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन 2019। उसके हिसाब से फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग रेड कलर वार्निंग सिंबल टू हेल्प आइडेंटिफाई फूड्स इन हाई कैलोरी सैचुरेटेड फैट्स ट्रांस फैट एडेड शुगर एंड साल्ट। सरल शब्दों में FSSAI ने हाल फिलहाल में एक रेगुलेशन जारी किया है 2019 में, जिसके हिसाब से उस रेगुलेशन का नाम है फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग रेड कलर वार्निंग। और इसके हिसाब से जो भी जंक फूड है जिसकी कैलोरीज ज़्यादा है, सैचुरेटेड फैट्स उसके अंदर ज़्यादा है, या शुगर या सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है, उन सारे जंक फूड को उनके फ्रंट पे ही, फ्रंट कवर पे ही, उनके फ्रंट पैक पे ही उनको एक रेड कलर की वार्निंग देनी होगी दैट दिस प्रोडक्ट कंटेन्स हाई कैलोरीज हाई सैचुरेटेड फैट्स, ताकि लोगों को प्रॉपर तरीके से पता चल सके कि एक जंक फूड है और उसको लोग अवॉइड करें। तो इससे आपको एक बात पता चल गई होगी कि FSSAI डज नॉट जस्ट रेगुलेट द फूड मार्केट बट इट ऑल्सो ट्राइज टू ब्रिंग अ बिहेवियरल चेंज इन people fooding habit. The next article is taken from Assam segment, erosion and natural calamity according to Finance Commission. This topic is important from our syllabus paper for disaster management point of view. तो इस आर्टिकल को समझने के लिए एक बार ब्रीफली फाइनेंस कमीशन का रोल हम डिस्कस कर लेते हैं, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो, फाइनेंस कमीशन का काम होता है एक फार्मूला देना, जिस फार्मूले की मदद से सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा ट्रांसफ़र करे स्टेट गवर्नमेंट को। तो अंडर आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन एक फार्मूला देती है, जिसकी मदद से उस फार्मूले के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी टैक्स कलेक्शन है उसका एक सर्टेन परसेंटेज सेंटर को स्टेट्स के साथ शेयर करना होता है। और मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं दैट अकॉर्डिंग टू 15th फाइनेंस कमीशन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू शेयर 41% ऑफ इट्स टैक्स कलेक्शन with the state governments plus 1% of its tax collection with Jammu and Kashmir, the new union territory created. So ये अंडर आर्टिकल 282 ये टैक्स कैसे शेयर करेगा सेंटर स्टेट के साथ वो बताता है फाइनेंस कमीशन। उसके अलावा अंडर आर्टिकल 275 द फाइनेंस कमीशन गिव्स ए स्टैट्यूटरी ग्रांट, और स्टैट्यूटरी ग्रांट भी एक तरीके का पैसा है जो सेंटर को स्टेट के साथ शेयर करना है अपार्ट फ्रॉम दिस टैक्स शेयरिंग। और ये स्टैट्यूटरी ग्रांट दो तरीके का होता है, वन इज जनरल ग्रांट, अनदर वन इज स्पेसिफिक ग्रांट। स्पेसिफिक ग्रांट इज फॉर वेलफेयर ऑफ ट्राइबल पीपल, ट्राइबल एरियाज में इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ असम में किस तरीके से पैसा सेंटर स्टेट को देगा ताकि ट्राइबल्स के वेलफेयर को इंश्योर किया जाए, वो फॉर्मूला भी देता है फाइनेंस कमीशन। और उसके अलावा अंडर स्टैट्यूटरी ग्रांट एक तरह का ग्रांट होता है जिसको हम कहते हैं जनरल ग्रांट। जनरल ग्रांट का फॉर्मूला देता है फाइनेंस कमीशन फॉर नीडी स्टेट्स। तो देखो, नॉर्मल टैक्स तो शेयर कर लिया सेंटर ने स्टेट के साथ, उसके अलावा भी कुछ एक स्टेट हो सकते हैं जिनको एक्स्ट्रा ज़रूरत हो, जिनकी नीड ज़्यादा हो, जो सिर्फ इस टैक्स के शेयरिंग से उनका काम ना चले। तो वैसे नीडी स्टेट्स को आइडेंटिफाई करता है फाइनेंस कमीशन और उन नीडी स्टेट्स के लिए एक्स्ट्रा रेवेन्यू का फॉर्मूला देता है अंडर जनरल ग्रांट। एक्स्ट्रा रेवेन्यू माइट बी ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्टफॉल इन रेवेन्यू, हो सकता है कुछ स्टेट के अंदर किसी कारण से रेवेन्यू की कमी हो जाए तो फाइनेंस कमीशन जनरल ग्रांट उसका बढ़ाने का रिक्वेस्ट करता है सेंटर गवर्नमेंट को। और देयर माइट बी सम सॉर्ट ऑफ नेचुरल कैलामिटी, और उस नेचुरल कैलामिटी को फिर उसको मिटिगेट करने के लिए फाइनेंस कमीशन रिक्वेस्ट कर सकता है सेंटर को कि आप स्टेट्स को, उस पर्टिकुलर स्टेट को एक ज़्यादा पैसा दे अंडर जनरल ग्रांट। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मैंने 14 अप्रैल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में कि 14 states have been identified as a special state by Finance Commission for general grant, उसमें से स्टेट ऑफ आसाम इज ऑल्सो देयर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, अंडर दिस स्टेट्स कैन गेट एडिशनल फंड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टैकल नेचुरल कैलामिटी। अब करंट न्यूज समझते हैं। देखो, आसाम के अंदर तो लैंड इरोजन का प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ रिवर्स होता है, ये हम सब जानते हैं। हर साल जब मानसून सीजन आता है तो रिवर्स के अंदर का जो वाटर डिस्चार्ज वॉल्यूम है वो काफ़ी बढ़ जाता है और इस कारण से आसपास का जो लैंड वाला एरिया है वो इरोड होने लगता है और बहुत सारा लैंड का लॉस होता है बिकॉज ऑफ दिस रिवर इरोजन। और इस कारण से द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने रिक्वेस्ट किया फाइनेंस कमीशन को कि रिवर इरोजन को भी एक नेचुरल कैलेमिटी की तरह कंसिडर किया जाए। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि फाइनेंस कमीशन ने अगर रिवर इरोजन को एक नेचुरल कैलेमिटी की तरह आइडेंटिफाई कर लिया तो स्टेट
गवर्नमेंट ऑफ असम को एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा अंडर दिस सेगमेंट जनरल ग्रांट टू टैकल रिवर इरोजन। और न्यूज़ ये कह रहा है कि फाइनेंस कमीशन हैज़ नाउ एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट ऑफ असम गवर्नमेंट एंड नाउ रिवर इरोजन इज नेचुरल कैलेमिटी ऑल्सो। सो नाउ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम विल गेट एडिशनल फंड टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ रिवर इरोजन। रिवर इरोजन ऑफ असम का प्रॉब्लम कितना ज़्यादा है उसको एक बार डेटाज की मदद से समझते हैं। देखो, सबसे ज़्यादा इरोजन होता है बिकॉज ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा। उसके अलावा बराक के कारण भी होता है, बट दैट इज़ वेरी मच नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू इरोजन बिकॉज ऑफ ब्रह्मपुत्रा। द हाई स्पीड वाटर डिस्चार्ज ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा हैज़ लेड टू लॉस ऑफ लैंड इन कोस्टल एरियाज। ये डेटा याद रख लो, आप एग्जाम में इसको आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। अबाउट 7% ऑफ लैंड इन द स्टेट 17 riverine district has been lost because of river erosion over past 50 years। तो पिछले 50 सालों में 7% लैंड हम लॉस कर चुके हैं बिकॉज ऑफ जस्ट रिवर इरोजन बाय ब्रह्मपुत्रा। In our segment Target UPSC Prelims 2020, today we will cover topic number 401 to 403. Topic number 401 is about negative emissions. Negative emissions simply means removing carbon dioxide from atmosphere and storing it in land or water. It was defined in COP21, Conference of Party 21 of United Nations Framework Convention of Climate Change in 2015 in Paris Climate Deal. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 402 is about Montreal Protocol. Montreal Protocol is the landmark multilateral environmental agreement that regulates production and consumption of nearly 100 man-made chemicals referred as ozone depletion substances. It was adopted in 1987 and the protocol till date is the only United Nations treaty that has been ratified by all 197 United Nations member states. डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज हैव इक्वल बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन वो अलग अलग लेवल पे है। बट बोथ कंट्रीज, डेवलपिंग एज वेल एज डेवलप्ड कंट्रीज, हैव बाइंडिंग टारगेट्स एंड इंडिया हैज अचीव्ड अ कंप्लीट फेज आउट ऑफ HCFC 141b, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस आफ्टर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। Topic number 403 is about important environmental conventions. So some of the world important environmental conventions are Gothenburg Protocol, that is to reduce the ozone pollution in the atmosphere. Second is the Basel Convention, that is to reduce plastic pollution in the atmosphere and land. Rotterdam Convention, that is to reduce the pesticides, forest pollution across the world. And Stockholm Convention, in order to reduce the pollutions created because of persistent organic pollutants. Please attempt this question that is based on this topic. This is the answer of question number 396 to 400 that we had given in yesterday's newspaper analysis. And today's question number 401 to 403 can be attempted by students and you can give the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. One more announcement, many students have requested for a PDF of entire compilation of question number 1 to 400. So we are working on that and we will be sharing the PDF of compilation of question number 1 to 400 that we have discussed so far very soon. That's all from our side for today. Thanks for watching.